हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं यहाँ पर एपीसी, एमपीसी, एपीएस और एमपीएस, इन सभी को पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ये जो है हमारा क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 चल रहा था, ठीक है। ये पार्ट 4 है। इससे पहले के मैंने 3 पार्ट बना रखे हैं, अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो वो देख ले, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं एपीसी, एमपीसी और एपीएस, एमपीएस क्या होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये चारों। ये क्या होते हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, इनका फॉर्मूला क्या होता है, तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। कैसे जो है एक दूसरे से संबंध रखते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से आता है। दोस्तों ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है यहाँ पर यानी बचत फलन। बचत फलन को हम समझते हैं कि बचत फलन होता क्या है, बचत फलन किसे कहते हैं, ठीक है। बचत क्या होता है? बचत और आय के फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। यानी ये कहना चाह रहा है कि बचत जो होती है, जो बचत होती है, ठीक है, बचत जो होती है हमारी, बचत और यहाँ पर जो बचत होती है और आय, ठीक है। जैसे अगर मैं बचत को मैं यहाँ पर एस सेविंग होती है, एस से हम डिनोट करते हैं, और आय को वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सेविंग यानी बचत, वाई, यहाँ पर हम वाई को हम यहाँ पर आय से डिनोट करते हैं, इसको हम इनकम कह सकते हैं, इनकम, ठीक है। तो यहाँ में आय है, तो यहाँ पर इनकम हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये वाई है और ये एस है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसके बीच फलनात्मक संबंध होता है, कैसा फलनात्मक संबंध होता है, उसे हम बचत फलन कहते हैं। तो आपको बस याद रखना है बचत क्या है। बचत से आपको याद रखना है एस का मतलब है एस है, तो यहाँ पर आपका समीकरण बन जाएगा एफ। यहाँ पर ये एफ का मतलब हो गया फलनात्मक, वाई का मतलब आय। तो यानी एस और वाई के बीच में देखिए यहाँ पर S इक्वल टू क्या है, Y, यानी बचत बराबर है आय की, या कहें कि आय बराबर है बचत के। यानी जितनी आपकी आय है, यानी यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ये एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति क्या करता है, कुछ कमाता है, पैसे कमाता है। तो इसकी जितनी आय है, ठीक है, जितनी आय है उतनी ही, अगर ये मान लीजिए इस व्यक्ति की यहाँ पर ये आय है और जो जितनी इसकी आय है उतनी ही इसकी बचत है। अगर आय और बचत क्या होती है, मान लीजिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर आय और बचत के लिए हम बराबर का संतुलन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए इसकी 10,000 रुपये ये व्यक्ति कमाता है, मंथली 10,000 रुपये कमाता है। उसके बाद ये व्यक्ति जो है और 10,000 ही सेव कर ले, यानी जो 10,000 रुपये कमा रहा है और 10,000 ही सेव कर लेगा, यानी एक भी रुपये खर्च नहीं करेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि इसकी जो बचत हो गई, यानी यहाँ पर आय के बराबर हो गई। यानी आय कितनी थी, 10,000 रुपये, ठीक है, यहाँ बराबर हो गई बचत कितनी हो गई, 10,000 रुपये। तो यहाँ पर क्या होगा, आय इक्वल टू यहाँ पर हो जाती है बचत। तो यहाँ पर बचत क्या हो गया, और यहाँ पर जब हम एफ करके इसको दिखाते हैं तो ये बचत फलन कहलाता है, ठीक है। यानी आय और यहाँ पर बचत के बीच फलनात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं, बचत फलन कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर यही बता रखा है, यहाँ पर नोट, यहाँ पर एस से दिखाते हैं, वाई को इससे दिखाते हैं, ये यहाँ पर। उसके बाद ये देखिए बचत फलन का समीकरण किस प्रकार से होता है। तो ये तो फलनात्मक संबंध को दिखाता है, लेकिन बचत फलन का समीकरण किस प्रकार से बना होता है वो देखिए। तो बचत फलन का समीकरण होता है, यानी एस को डिनोट किया जाता है एस इक्वल टू माइनस एस यहाँ पर 0 प्लस यहाँ पर एस वाई, ठीक है। तो इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो समीकरण है, यहाँ पर एस का मतलब एमपीएस होता है, ठीक है। एस को हम डिनोट करते हैं, यानी एस इक्वल टू एमपीएस है, तो हम लिख सकते हैं एमपीएस इक्वल टू माइनस एस प्लस एस वाई, ठीक है। तो इस तरह से हम ये समीकरण लिख सकते हैं। तो ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बचत प्रवृत्ति 2 प्रकार की होती है। अब हम बात कर रहे हैं बचत की, तो हमें ये समझना होगा कि एमपीसी होता क्या है, तब हमें ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो में देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक है क्या है, बचत प्रवृत्ति 2 प्रकार की होती है। यानी जो बचत की प्रवृत्ति होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है एपीएस
दूसरी होती है एमपीएस, यानी एपीएस एमपीएस। अब ये एपीएस क्या होता है, अब एमपीएस क्या होता है, बस इसमें देखिए दोनों में यहाँ पर क्या डिफरेंस है, ये देखिए एपीएस और एमपीएस। तो यहाँ पर क्या है एस, यहाँ पर देखिए एपीएस, यहाँ पर एम का डिफरेंस है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर ए है, ठीक है, यहाँ पर एम ए है और यहाँ पर क्या है एम है। तो बस इतना ही डिफरेंस है और इससे क्या होता है ये बदल जाता है, ठीक है, इनका नाम चेंज हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसका कैसे नाम चेंज होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एपीएस की। एपीएस क्या होता है, औसत बचत प्रवृत्ति, ठीक है, औसत बचत प्रवृत्ति। अब औसत बचत क्या है कि हम यहाँ पर मान लीजिए औसत बचत प्रवृत्ति, तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कमाता है तो उसकी मान लीजिए यहाँ पर औसत बचत प्रवृत्ति, तो यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए वो यहाँ पर कितने, कभी वो 4000 बचा रहा है, ठीक है, बचत कर रहा है 4000 की, कभी 3000 रुपये बचा लेता है, ठीक है, कभी 3500 रुपये बचा लेता है। तो इस तरह से ये बचत करता है। तो जब हम इस बचत का औसत निकालेंगे, जब इस बचत का औसत निकालेंगे तो वो औसत बचत प्रवृत्ति कहलाएगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है अलग से, कैसे निकाल सकते हैं इसको, हम कुल बचत और कुल आय के बीच अनुपात के रूप में लिख के निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देख सकते हैं आप, एपीएस को निकालने के लिए जितनी भी बचत होगी, यानी अगर यहाँ पर एक व्यक्ति है और यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, अगर मुझे एपीएस निकालना है, ठीक है, एपीएस, मुझे अगर एपीएस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ये व्यक्ति क्या करेगा, अगर इस व्यक्ति को एपीएस निकालना है यानी औसत बचत प्रवृत्ति निकालनी है, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, यहाँ पर ये जो भी, अगर मान लीजिए ये कमाता कितना है, मान लीजिए 10,000 रुपये ये कमा रहा है, ठीक है, 10,000 रुपये ये कमाता है मंथली। उसके बाद यहाँ पर ये इसकी आय हो गई, ठीक है, उसके बाद ये बचत कितनी कर रहा है, बचत कितनी करता है, तो ये बचत कितनी करेगा, देखिए 10,000 कमा रहा है, आप सोच कर देखिए, अगर ये 10,000 कमाता है और 10,000 ही खर्च कर देता है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 10,000 इसने कमाया और 10,000 ही खर्च कर दिया। इससे क्या होगा कि इसकी जो बचत है वो बिल्कुल 10,000 रुपये हो जाएगी, बिल्कुल 10,000 हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में ये दोनों एस और वाई बराबर हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये व्यक्ति क्या करता है कि इसके खर्चे, यहाँ पर क्या होगा, इसको ना इसके खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये व्यक्ति जो है सिर्फ 5,000 रुपये बचा पाता है, ठीक है, 5,000 बचा पाता है। तो इस स्थिति में अगर ये व्यक्ति 10,000 महीने का कमाता है, उसमें से 5,000 खर्च कर देता है और 5,000 रुपये बचा लेता है, ठीक है, 5,000 इसने खर्च कर दिया, 5,000 रुपये बचा लिया, तो इससे क्या होगा, औसत प्रवृत्ति क्या होगी इसकी, औसत बचत की प्रवृत्ति क्या हुई इसकी, वो हम निकालेंगे। कैसे कि टोटल इसने कितना कमाया, टोटल इसने 10,000 रुपये कमाया और 5,000 रुपये इसने बचत किया, तो यहाँ से कट के आ जाएगा ये 1.2, ठीक है, यानी यहाँ पर आ जाएगा 0.5, ठीक है, औसत बचत प्रवृत्ति, यानी यहाँ पर एपीएस आपका आ गया 0.5। तो इस तरह से बचत, औसत बचत प्रवृत्ति आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बस आपको याद रखना है कुल आय कितनी है और बचत कितनी है, बस, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखने के लिए मैं आपको कैसे कर सकते हैं याद, आपको वाई याद रखना है हमेशा कि आय, बचत की प्रवृत्ति। आप बचत शब्द से देखिए, बचत का मतलब क्या होता है, पैसे को सेव करना, मतलब उसको बचाना, ठीक है। अब बचाएंगे कब, जब कमाएगा, यानी जब कोई व्यक्ति कुछ कमा रहा होगा तभी तो वह कुछ बचाएगा, तो मतलब कमाई की बात आ गई, यानी कमाई मतलब वाई, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एपीएस, एपीएस, आपको एपी को भूल जाना है, एस को उठा के बस यहाँ लिख देना है, तो आपका फॉर्मूला बन गया यहाँ पर ये, ठीक है, याद हो जाएगा आपको इस तरह से। अब हम बात करते हैं यहाँ पर औसत बचत प्रवृत्ति की विशेषताएं होती हैं कुछ, ठीक है, तो इसकी कुछ विशेषताएं होती है वो हम पढ़ लेते हैं। एपीएस कभी भी इकाई या एक से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कभी भी बचत आय के बराबर तथा यहाँ पर तथा आय से अधिक नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही बात कही है सिन, यहाँ पर कही गई है कि यहाँ पर अगर ये व्यक्ति, आपने देखा ये 10,000 रुपये कमा रहा है, तो बहुत ही मुश्किल है कि अगर ये 10,000 कमा रहा है तो 10,000 ही बचा ले, क्योंकि जैसे ही 10,000 कमाएगा तो इसके खर्चे होते हैं
उपभोक्ता है ये खर्च होते हैं तो खर्च हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 10,000 अगर कमा रहा है तो 10,000 के 10,000 सेव नहीं कर सकता, नहीं बचा सकता। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर ये व्यक्ति 10,000 रुपये कमा रहा है और ये 10,000 के 10,000 इसकी सैलरी आती है, उसके बाद ये एक गुल्लक में डाल दे वो 10,000 और उसको पैसे की ज़रूरत ही ना पड़े, तो ये कैसे, मतलब ऐसा कम ही, बहुत ही कम पॉसिबल होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि एपीएस जो है कभी भी जो है एक या एक से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, आय के बराबर अथवा उससे अधिक नहीं हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है इसकी जो वैल्यू है, एपीएस की वैल्यू जो है वो एक के बराबर नहीं हो सकती है और एपीएस जो है एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, एपीएस एक से ज्यादा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एपीएस एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, एपीएस जो है एक से कम ही रहता है। ठीक है, ये हम दो स्थिति निकाल सकते हैं, एपीएस एक के बराबर नहीं हो सकता है, एपीएस एक से कम हो सकता है, हमेशा याद रखें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लॉजिक बता दिया कि आय से बचत ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर ये कमा रहा है तो ये जितना कमाएगा उतना ही बचत कर सकता है और उतना भी बचत नहीं कर सकता। अगर 10,000 कमा रहा है तो 10,000 के 10,000 नहीं बचा सकता, उसके खर्च होते हैं, खर्चा भी होता है उसके लिए, तो इसीलिए पूरा का पूरा नहीं बचा सकता है। तो अगर ये पूरा भी बचा लेता है तो 10,000 बटे 10,000 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है अगर हमारा, और ये कम ही होगा और कम होगा तो ये पॉइंट में आएगा आंसर। ठीक है, एक से कम होगा। अब आपको समझ आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, एपीसी शून्य हो सकती है समिच्छेद बिंदु पर जब C = Y हो, S आपका शून्य हो सकता है। यानी ये कहना चाह रहा है कि आपका जो एपीएस बचत है, जो बचत होती है ये शून्य हो सकती है, मतलब जीरो हो सकती है, आपकी जीरो हो सकती है। जैसे कि जो एपीएस है, बचत है, हो सकता है कि ये व्यक्ति जो है ये क्या करता है, काम करता है, 10,000 रुपये कमा रहा है, 10,000 कमाने के बाद आता है इसके 10 के 10,000 बिल्कुल पूरे जितने कमाए थे सबके सब खर्च हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा कि यहाँ पर y कितना था, y तो हमारा 10,000 था। यहाँ पर देखिए जो y तो हमारा 10,000 था, y कितना था, y की वैल्यू हमारी 10,000 थी। ठीक है, 10,000 है, लेकिन s हमारा बचत कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो s = y होता है और यहाँ पर 0 बटे में यहाँ पर 10,000 लिखेंगे, तो इससे क्या होगा आप साफ देख सकते हैं, जीरो हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर आपका निकल के आ गया APS, तो आपका जीरो हो गया। तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसी स्थिति में ये जीरो हो सकता है क्योंकि बचत जीरो हो सकती है और यहाँ पर ये पॉसिबल है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था कि ये एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब APS जो है एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है और ना ही एक के बराबर हो सकता है। ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो हमारा क्या है, APS जो है बचत जीरो हो सकता है, यानी APS = 0 हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये दो पॉइंट इसकी जो विशेषताएं थी मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए अब एक और विशेषता की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, APS ऋणात्मक या इकाई से कम हो सकता है। अब देखिए APS ऋणात्मक भी हो सकता है या इकाई से एक से कम भी हो सकता है। समिच्छेद बिंदु के नीचे स्तर पर APS ऋणात्मक होता है क्योंकि यहाँ पर अर्थव्यवस्था में अबचत जो है होती है। ठीक है, क्या होती है, अबचत हो जाती है, C जो है बड़ा हो जाता है Y से। ये कब होता है वो हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए C और Y से बड़ा कैसे होगा, C यहाँ पर जो C है Y से बड़ा हो जाएगा, यानी Y क्या है, हमारी आय है। मान लीजिए इस व्यक्ति की Y आय है, अब Y क्या हो रही है कि ये Y बड़ा हो रहा है, यहाँ पर देखिए बड़ा हो गया, यानी Y है हमारा, ये जो है यहाँ पर C बड़ा हो गया। क्या हो गया C, यानी C क्या है, आपका उपभोग है, यहाँ पर अबचत हो रही है। जब ऐसी स्थिति आ जाए, मतलब ये अगर Y आय है, यानी अगर ये 10,000 रुपये कमा रहा है, तो हो सकता है ना ये व्यक्ति, इसको ज़्यादा खर्च की ज़रूरत पड़े, इसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो, तो ये हो सकता है ये 12,000 रुपये खर्च कर दे। ठीक है, 12,000। अब आप कहेंगे कि ये 12,000 खर्च कैसे कर सकता है,
जबकि इसके पास 10,000 रुपये हैं। ठीक है, तो ऐसा कैसे कर सकता है? तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये 2,000 रुपये कहीं से उधार ले लेगा। ठीक है, उधार ले लेगा तो ये खर्च कर लेगा। तो ऐसे में भी यहाँ पर अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 12,000 बटे में इसकी यहाँ पर खर्च कितना था, यानी सॉरी यहाँ पर जो बचत की बात कर रहे थे, बचत हम क्या कर सकते हैं, बचत यहाँ पर बचत की बात कर रहे थे, तो बचत में क्या होगा, खर्च की बात नहीं, बचत। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बचत की बात कर रहे थे कि बचत जो है हमारी यहाँ पर क्या हो सकती है, y से ज़्यादा हो सकती है। यानी ये क्या है, इकाई हो सकता है या कम हो सकता है। यानी ये कहना चाह रहा है कि माइनस में भी जा सकता है, एपीएस जो है माइनस में भी जा सकता है। ठीक है, एपीएस क्या कह रहा है कि माइनस में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। एपीएस आय बढ़ने के साथ बढ़ती है, यानी जब आय बढ़ेगी तो एपीएस भी बढ़ेगा। एपीएस मतलब क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पर कहूँ कि अब मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि आय बढ़ने से कैसे बढ़ती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, अभी ये 10,000 रुपये कमाता है। ठीक है, 10,000 रुपये कमाता है और ये अपने 10,000 से अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीद लेता है। ठीक है, अभी मान लीजिए 10,000 रुपये कमाता है और ये 500 रुपये की शर्ट पहन लेता है, शर्ट पहनता है 500 रुपये की। ठीक है, तो उसके बाद इसकी सैलरी बढ़ जाती है। अब ये सैलरी बढ़ गई, अब यही व्यक्ति अब ये कितने कमा रहा है, यहाँ पर ये व्यक्ति इसकी सैलरी डबल हो गई। मान लीजिए ये 20,000 कमा रहा है। ठीक है, प्रमोशन हो गया जो है, इसको काफ़ी टाइम हो गया, तो इसकी सैलरी बढ़ गई और ये 20,000 हो गई। 20,000 होने के बाद जब ये व्यक्ति जो है, अब आप बताइए इसके पास पैसा डबल आ रहा है। ठीक है, आय बढ़ चुकी है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये शर्ट तो पहन रहा था, अगर यहाँ पर 10,000 था, 10,000 में से ये हर महीने क्या करता था, 2,000 रुपये बचा लेता था। ठीक है, 2,000 रुपये अपने लिए बचा लेता था। उसके बाद ये व्यक्ति है, ये 20,000 अब कमाने लग गया, तो आप देखिए खर्चे इसके 10,000 में पहले भी चल जाते थे, थोड़े और बढ़ जाएंगे। फिर भी अगर ये यहाँ पर अपने 10,000 रुपये भी बचा ले तो इसका काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। लेकिन अब ये क्या करता है, ये 5,000 रुपये बचा लेता है। ठीक है, 5,000 रुपये बचा लेता है, 15,000 रुपये खर्च कर लेता है। यहाँ पर 8,000 मिलते थे, फिर भी मिल रहा है इसको ज़्यादा खर्च करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या देखा कि जब व्यक्ति की सैलरी बढ़ती है या कहें कि व्यक्ति की आय बढ़ती है, यानी वाई इंक्रीज होता है, तो साथ में एस भी इंक्रीज होता है। मतलब अगर बचत बढ़ेगी, ठीक है, अगर बचत बढ़ेगी से अगर सॉरी यहाँ पर आय बढ़ेगी, जो आय बढ़ेगी तो साथ में बचत भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर व्यक्ति की आय बढ़ेगी, व्यक्ति के पास पैसा ज़्यादा आएगा, तब व्यक्ति पैसा ज़्यादा बचाएगा। ठीक है, तो यानी व्यक्ति की आय बढ़ने पर उसकी बचत भी बढ़ती है। तो आई होप क्लियर हो गया। यानी आपकी जो है यहाँ पर अगर यहाँ पर y इक्वल टू एस, वाई यानी एस अपॉन वाई करता हूँ, तो अगर y बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो एस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर आगे क्या चीज़ है हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आगे जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर क्या है, सीमांत की बात कर रहे हैं, सीमांत बचत प्रवृत्ति। पहले हम यहाँ पर एक एक पॉइंट देख लेते हैं। पहले हमने क्या किया, ये किया कि ऋणात्मक नहीं हो सकता है, यानी माइनस में यहाँ पर बिंदु एपीएस ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पर जो है बचत जो है ऋणात्मक हो सकती है। ठीक है, बचत क्या कर सकते हैं, ऋणात्मक हो सकती है, यानी ये माइनस में जा सकती है। साथ में ये आय के बढ़ने के साथ यहाँ पर एपीएस बढ़ता है, आय बढ़ेगी एपीएस बढ़ेगा। उसके बाद हमने क्या देखा था, यहाँ पर और देखा था एपीएस कभी भी एक, यहाँ पर ये 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, माइनस में जा सकता है, 0 हो सकता है। तो आप यहाँ पे इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, जो एपीएस की बात है यहाँ पर आप इस तरह से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जो एपीएस होता है, जो एपीएस होता है, या तो एपीएस क्या हो जाएगा, या तो एपीएस क्या हो जाएगा कि एपीएस की बात करें तो एपीएस या फिर यहाँ पर या माइनस में जाएगा। ठीक है, एपीएस क्या होगा, यहाँ पर 0 से छोटा हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है, मतलब इसका मतलब हो गया माइनस में जा सकता है। ठीक है, एपीएस और क्या हो सकता है, एपीएस जो है, एपीएस यहाँ पर बिल्कुल, एपीएस यहाँ पर इक्वल टू 0 हो सकता है, बिल्कुल।
और साथ में एपीएस। एपीएस और क्या हो सकता है, एपीएस जो है यहाँ पर 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये जो है माइनस से लेकर के 1 तक हो सकता है, इसकी लिमिट है 1 से ज़्यादा नहीं जा सकता, ठीक है। और साथ में अपना दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट यहाँ पर इस तरह से हो गया। अब दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। तो मैं साहब आपको जो है ना एक तरफ से मैं लिख देता हूँ, आपको जो है सारे पॉइंट याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला हमें 3 पॉइंट आपको याद हो गए हैं। पहला कि ये माइनस में जाएगा, दूसरा एपीएस 0 हो सकता है, एपीएस जो है 1 से कम हो सकता है, ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं जा सकता। दूसरा पॉइंट है हमारा कि अगर हमारी वाई बढ़ेगा यानी आय बढ़ेगी तो हमारा एस भी बढ़ेगा, ठीक है, आय बढ़ेगी तो हमारा एस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, सारे पॉइंट आपको याद भी हो गया होगा साथ साथ। तो ये पूछ लेते हैं कि एपीएस अगर 0 है तो यहाँ पर इस तरह से पूछ लेते हैं क्या यहाँ पर कि y यानी y के बढ़ने पर यानी आय के बढ़ने पर क्या एपीएस बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एमपीएस की, ठीक है। एमपीएस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एमपीएस हम देख लेते हैं। तो एमपीएस में क्या है, एमपीएस में देखिए, एमपीएस में जो चीज़ है यहाँ पर हम देखते हैं एमपीएस के अंदर। तो एमपीएस में हम देखते हैं यहाँ पर एक फॉर्मूला है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, एमपीएस क्या होता है। आय में परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत प्रवृत्ति, यहाँ पर क्या है, सीमांत बचत यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। अब सीमांत बचत प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, सीमांत बचत प्रवृत्ति, ठीक है। सीमांत बचत क्या होती है, सीमांत यहाँ पर सबसे पहले देखिए, अगर मैं ये लाइन मान लूँ, ये एक लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर सीमांत मतलब ये यहाँ पे लाइन है, अगर ये मान लीजिए तीर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक लाइन है और ये तीर जा रहा है। अगर यहाँ तक इस तीर जा सकता है, लेकिन अगर ये तीर यहाँ से आगे निकल गया तो ये जो एरिया है वो सीमांत कहलाता है। क्या कहलाता है, सीमांत कहलाता है। ये जो एरिया है ये सीमांत कहलाता है। मतलब एक रेखा है, वहाँ पर क्या है, एक तीर जा रहा है और अगर वो तीर उस रेखा से आगे निकल गया, यहाँ पर इस लिमिट थी इसकी, ठीक है, इस लिमिट है, एक एंड पॉइंट है, लेकिन अगर वो आगे चला गया तो ये सीमांत हो गया। सीमांत मतलब सीमा है और सीमा के अंत में चला गया, ठीक है, बिल्कुल अंत में बाहर निकल गया तो सीमांत हो गया, ठीक है। ये चीज़ है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा सीमांत शब्द का अर्थ क्या होता है, क्योंकि अगर सीमांत शब्द का अर्थ समझ में आ गया तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपको बहुत इजीली समझ आएगा। तो यहाँ पर कह रहा है आय में परिवर्तन के फलस्वरूप, जब आय में परिवर्तन होगा, तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज का निशान है, यहाँ पर इसका मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पर आय में परिवर्तन, ये y क्या है, आय में परिवर्तन। अब यहाँ पर क्या, एक एग्जांपल लेने के साथ साथ हम चलते हैं, आय में परिवर्तन की बात करते हैं। आय में परिवर्तन में क्या है, यहाँ पर आप देखिए एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है। अब यहाँ पर आय में परिवर्तन की बात करते हैं। अब ये कमाता था 10,000 रुपये महीने का, अब इसका प्रमोशन हुआ, अब मिलता है इसको 15,000 रुपये, ठीक है, 15,000 रुपये। तो यहाँ पर क्या हो गया, आय में परिवर्तन हो गया। यहाँ पर क्या था, आय कितनी थी, आय y थी। अब यहाँ पर जो आय है हमारी इस तरह से परिवर्तन हुआ है, ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर अब 15,000 आय हो चुकी है, 15,000। अब कितना परिवर्तन हुआ है आय में वो कैसे निकालेंगे, वो हमें कैलकुलेट करना होगा। देखिए वो कैसे होता है कि आपकी जो है यहाँ पर लास्ट आय, अगर मैं इसको y2 मान लूँ तो y2 में से y1 को माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो है यहाँ पर निकल के आ जाएगी क्या, परिवर्तित आय निकल के आएगी, ठीक है। इसको हम परिवर्तित मान लेते हैं, परिवर्तित आय आएगी। तो पहला है y1 है, y1 यहाँ पर कितना है, हमारे y2 देखिए 15,000 हमारा y2 है, और यहाँ से माइनस करेंगे 10,000, ठीक है। तो 10,000 हमारा इस तरह से आ गया, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5,000। तो यहाँ पर आपके सामने निकल के आ गया y में परिवर्तन। तो क्या निकल के आ गया आपका, जो ये जो चीज़ है आय में परिवर्तन कितना हुआ, 5,000,
का परिवर्तन हुआ। जैसा कि आपने देखा कि पहले 10,000 इस व्यक्ति की सैलरी थी, यानी 10,000 रुपए इसको मिलते थे, अब मिलते हैं 15,000। मतलब कितना अंतर आया, कितना फर्क पड़ा। तो यहाँ पर 5,000 का फर्क पड़ा। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं लास्ट में उसकी अब सैलरी कितनी हो चुकी है, उसमें से हम पहले वाली सैलरी को माइनस कर देंगे तो हमें परिवर्तन निकल के आ जाएगा, पता चल जाएगा परिवर्तन कितना हुआ है। तो 5,000 का परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे कहते हैं सीमांत। क्या बोलेंगे? सीमांत आय। सीमांत आय बोलेंगे इसको, सीमांत आय। ठीक है, अब सीमांत आय की बात हो गई। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ पर हम इसको और समझते हैं। ये चीज हो गई हमारी। अब हम देखते हैं बचत। यहाँ पर क्या था कि फलस्वरूप बचत में परिवर्तन। अब बात करते हैं, पहला हो गया आय में परिवर्तन, अब बचत में परिवर्तन की बात करते हैं। अब बचत में परिवर्तन क्या है, अब हम बचत में परिवर्तन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, बचत में परिवर्तन, ये जो व्यक्ति है, ये आदमी, अब ये क्या करता था, इसकी पास सैलरी कितनी थी? 10,000। अब ये सैलरी यही व्यक्ति अपने बचत करता था। मतलब अगर मान लो ये व्यक्ति है, यही व्यक्ति बचत की बात करें तो ये व्यक्ति 10,000 में से 2,000 रुपये बचत करता था। ठीक है, और उसके बाद जब इसकी 15,000 सैलरी हुई, अब ये 15,000 में से 3,000 रुपये बचत करता है। ठीक है, बचत बढ़ जाएगी ना। तो कि हमने पढ़ा था सैलरी यानी बचत के, जब हमारी आय बढ़ती है तो हमारी बचत भी बढ़ती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब हमारी ये हो गई है इसकी आय 15,000 में से। तो अब हम देख सकते हैं क्या हुआ, बचत में भी परिवर्तन हुआ है। बचत में कितना परिवर्तन हुआ है, यहाँ पर हमारी क्या थी, यहाँ पर हमारा S यहाँ पर 1 था, S2 हो गया। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर S2 में से S1 घटा देते हैं, इक्वल टू हमारा यहाँ पर S में परिवर्तन आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, 3,000। ठीक है, 3,000 माइनस 2,000। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा निकल के 1,000 का परिवर्तन आ गया। तो S हमारा यानी S में परिवर्तन कितना आया, 1,000। 1,000 आ चुका है। अब हमें पता है कि यहाँ पर क्या होता है, मैंने क्या आपको बताया, सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति में क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले S बचत में परिवर्तन, दूसरा आय में परिवर्तन, ये हमें पता है। तो यहाँ पर ये MPS क्या निकलता है, MPS। ठीक है, MPS निकलेगा। यहाँ पर ये हमारा कितना था, यहाँ पर देखिए 5,000। Y में परिवर्तन था 5,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर क्या, S में परिवर्तन 1,000 का। ठीक है, तो ये यहाँ पर कट कुट के आ गया 1.5। ठीक है, तो ये 1/5 आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से ये हम निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर वैसे आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसको वीडियो को 1 से 2 बार देख सकते हैं बड़े ध्यान से। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ होती है जो मैंने अभी आपको बताई। ये फॉर्मूला भी वही है जो मैंने आपको बताया, बस सेम फॉर्मूला, बस बचत में ये वाला लग जाता है निशान, और कुछ नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं MPS का मान 0 तथा इकाई 1 के बीच ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर MPS के यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो MPS होता है, इसमें क्या होता है, जो इसका मान्य होता है, जो इसका मान निकलेगा, इसकी वैल्यू निकलेगी, वो 0 और 1 के बीच में ही रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। मतलब इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होगी वो रहेगी, पता है कितने, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी 0। ठीक है, 0 और 1 के बीच में रहेगी। 0 यानी 0 और 1 के बीच में रहेगी। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से इसके बीच में ही रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। उसके बाद आता है यदि संपूर्ण अतिरिक्त आय के बीच की मतलब अतिरिक्त आय की बचत कर ली जाए। मतलब ये कह रहा है कि संपूर्ण अतिरिक्त आय जितनी भी आय हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, पहले 2,000 बचत करता था वो, अब वो 2,000 करता था पहले, अब वो 3,000 कर रहा है। तो मतलब 1,000 रुपये ज़्यादा बचत कर रहा है। तो अगर 1,000 को पूरा का पूरा ले लिया जाए तो यहाँ पर AS यानी AS इक्वल टू AY हो जाएगा। ठीक है, पूरी की पूरी बचत हो जाएगी। और उस स्थिति में MPS जो है यहाँ पर इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसके बाद आता है यदि संपूर्ण अतिरिक्त आय उपभोग कर ली जाती है। ठीक है, यदि संपूर्ण अतिरिक्त आय
उपभोग कर ली जाती है तो उपभोग कर लेंगे तो AS इक्वल टू 0 हो जाएगा, MPS इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर बचत कर लेंगे तो यहाँ पर इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम उपभोग कर लेंगे यानी हम क्या है, देखिए मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर देखिए इसको समझिए। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लिया था कि हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी सैलरी कितनी बढ़ी थी, 15,000 बढ़ी थी ना। 15,000 जब इसकी सैलरी बढ़ गई थी, यहाँ पर हमने 15,000 जब सैलरी इसकी बढ़ गई तो यहाँ पर कितना हुआ, 5,000 बढ़ा। ठीक है, यहाँ पर 15,000 हो गई, 5,000 बढ़ा, यहाँ पर 1,000 बढ़ा, तो यहाँ पर कितना हुआ, 5,000 बढ़ा। और परिवर्तन सीमांत में कितना, बचत में परिवर्तन कितना हुआ, बचत 1,000 की हुई। ठीक है, बचत क्या हुई, 1,000 की हुई। अब अगर यहाँ पर कह रहा है कि बचत जो है पूरी की पूरी बचत कर ली जाए, मान लीजिए यहाँ पर 5,000 इसकी सैलरी बढ़ी है। ठीक है, 5,000 मान लीजिए Y 5,000 से बढ़ा है, 5,000 हुआ है, और यहाँ पर 5,000 की 5,000 ही बचत कर ली गई, तो ये भी 5,000, ये भी 5,000 आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो यानी बचत अगर पूरी कर ली जाए, पूरी की पूरी बचत कर ली जाए तो हमें क्या मिलेगा, MPC। MPS हमें 0 मिल जाएगा। अगर बचत पूरी ना की जाए यानी एक भी बचत ना की जाए, शून्य बचत की जाए, तो यहाँ पर क्या है, देखिए एक भी, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 5, अगर यहाँ पर सीमांत की बात कर रहा है। ठीक है, हमें सीमांत वाला देखना है। यहाँ पर हमने क्या करा था, बचत हमने यहाँ पर कितनी सीमांत बचत की बात करी थी। अगर मैं 1,000 बचत कर लूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि यहाँ पर 1,000 हमारी बचत थी। ठीक है, 1,000 हमारा सीमांत था, तो यहाँ पर 5,000 था ये हमारा पहले, और इसमें से 1,000 है बचत। तो अगर मैं 1,000 की 1,000 कर लूँ तो ये 1 से कम रहेगी। ठीक है, अगर हम अगर मान लीजिए ये पूरी की पूरी बचत मैं ना करूँ, यहाँ पर क्या है कि पूरी की पूरी मैं यहाँ पर बचत ना करूँ, तो यहाँ पर कहने का मतलब है, यहाँ पर आ जाइए, देखिए कि यहाँ पर यदि अतिरिक्त आय, जितनी भी हमारी आय बढ़ी है उसकी बचत कर ली जाए, जो है पूरी की पूरी, जैसे 5,000 बढ़ी थी, 5,000 की 5,000 मैं रख लूँ अपने पास, यानी बचत कर लूँ, तो हमारा 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हमारा कितना हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर उपभोग कर ले, पूरा का पूरा खर्च कर दे, तो 0 हो जाएगा। तो बस क्या याद रखना है, अगर हम पूरी जितनी भी हमारी आय बढ़ी है, अगर हम उसको पूरा का पूरा जो है बचत कर लेते हैं, बचा लेते हैं, बिल्कुल भी खर्च नहीं करेंगे, तो हमारा जो है MPC 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम पूरा का पूरा खर्च कर देंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। खर्च करने से क्या होता है, 0 हो जाता है। तो बस आप ऐसे ही याद रखें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए औसत उपभोग प्रवृत्ति APC और औसत उपभोग प्रवृत्ति APS से संबंध। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, संबंध सदैव APC और APS इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना ये फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट है। APS इक्वल टू, यहाँ पर APC इक्वल प्लस करके APS होता है, इक्वल टू 1 होता है। यह सदैव ऐसा ही होता है। ठीक है, क्योंकि आय को या तो उपभोग किया जाता है या फिर जो है बचत किया जाता है। तो हमारा ये क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, APC प्लस करना है A जो है, यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा, हाँ APS इक्वल टू 1। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे आपके क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि प्रमाण क्या होता है, Y इक्वल टू C इक्वल टू S। C का मतलब है उपभोग, मतलब खर्च करना। ठीक है, तो यहाँ पर Y जितनी आय है, यानी ये Y है हमारी कमाई, और ये C है हमारा खर्च, और S है हमारा बचत। तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए अगर एक व्यक्ति है, अगर वो काम करेगा, तो अगर वो काम करेगा तो क्या करेगा, अगर उसे पैसा मिलेगा, तो अगर पैसा मिलता है 10,000 रुपये मिलता है, तो इस 10,000 रुपये में से वो कुछ क्या करेगा, खर्च कर देगा। ठीक है, और कुछ पैसा वो क्या करेगा, बचत कर लेगा, सेव कर लेगा। ठीक है, तो यही करते हैं ना, कुछ हम खाने पीने में खर्च कर देते हैं और कुछ हम भविष्य के लिए बचा लेते हैं। तो यही काम होता है। तो इसीलिए क्या होगा, जितना कमाएगा वो दोनों में प्लस के बराबर हो जाएगा। तो यही बात लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद दो पक्षों का y जो है y से भाग देते हैं, तो y से हम भाग दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 इक्वल टू ये आ गया, और दोनों पक्षों में क्या कर दिया, हमने y से भाग कर दिया। तो यहाँ पर भी y से कर दिया तो ये कट गया, और यहाँ पर भी y से कर दिया तो ये इस तरह से ये आ चुका है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया।
जैसा कि ये फॉर्मूला है, यही वाला फॉर्मूला कैसे बना ये हमें बता रखा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से हम इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद इसी प्रकार से APC APS का उपयोग जो है यहाँ पर क्या है, योग हमेशा 1 के बराबर होता है, यानी 1 के बराबर होगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। हम जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है इसके 5 पार्ट में जो है हम ये करेंगे कि MPC और MPC यहाँ पर जो है MPC और MPS के बीच में संबंध देखेंगे, क्या संबंध होता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है दोस्तों, आप भी बोर हो जाएंगे अगर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा लंबी हुई वीडियो तो, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इकोनॉमिक्स की वीडियो मिलती रहती हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।